तो दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 2022 के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि बिगिनर्स हैं। सबसे पहले बात करें कि एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम कब होगा, जिसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। तो क्लैरिटी तो इस पे है नहीं, इस पे तो ये भी क्लैरिटी फिलहाल नहीं है कि सीईटी लेगी या एसएससी। टाइम के बारे में अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है कि मिनिमम 7 से 8 महीने हमारे पास हैं और इतना टाइम किसी भी तरह के एस्पायरेंट के लिए काफी है, चाहे वो वीक है, काफी वीक है, एवरेज है, एबव एवरेज है, ब्रिलियंट है, सबके लिए टाइम काफी है। अच्छा, एक चीज और कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह आए हैं उसको देख के ये एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई है कि सीजीएल 2022 का जो पेपर है वो सीईटी ही कंडक्ट करे, इसका चांसेस थोड़े से बढ़ गए हैं। लेकिन कब होगा इसका भी पक्का नहीं है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी स्ट्रेटजी। यहां मैं आपको बता दूं कि यहां मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की बात नहीं करने वाला हूं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप मैथ्स ऐसे पढ़ो, इंग्लिश ऐसे पढ़ो, रीजनिंग ऐसे पढ़ो, वो हम लोग आने वाली फ्यूचर की वीडियोस में सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, टॉपिक वाइज बात करेंगे। यहां पे मैं आपको एक ओवरऑल माइंडसेट, ओवरऑल स्ट्रेटजी के बारे में बताना चाहता हूं जो कि आपको मेंटेन करना है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। जब तक भी आप प्रिपरेशन करते हैं तब तक आपको दिमाग में कैरी करना है। अच्छा, ऐसा कंफ्यूजन भी होता है कि मान लीजिए कि कोई नोटिफिकेशन आता है तब हमारे दिमाग में आता है चलो इसके लिए प्रिपेयर करना है, तब लोग होश में आते हैं और तब हम लोग फिगर आउट करते हैं यार 2-3 महीने में तो इसका एग्जाम हो जाएगा, लेकिन इतने में प्रिपरेशन हो नहीं पाएगी। ऐसा प्रॉब्लम होता है हमें। लेकिन अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी से अगर आप सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं, तो काफी अच्छे से, काफी आराम से पढ़ के भी आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना कितना जरूरी है, आई एम श्योर कि आपको पता चल गया होगा। और अगर आप बेस्ट क्वालिटी मॉक्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो टेस्टबुक.com आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे बेस्ट क्वालिटी मॉक्स बेस्ट प्राइसेस पे अवेलेबल है। और ऑनेस्टली मैं बताऊं तो प्रिपरेशन के वक्त में मैंने भी बहुत ज्यादा हेल्प लिया है टेक्स्ट बुक का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक कोड है WEE, इसको यूज करके आप एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। अभी फिलहाल एक ऑफर भी चल रहा है जिसके तहत कोई भी प्लान अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी सेम प्राइस पे। मतलब कि अगर 369 रुपए आप पे कर रहे हैं 1 साल के लिए तो उसमें आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी सिर्फ 369 रुपए में। तो बहुत ही सस्ता है, बेस्ट क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा इंटरफेस है, लाखों लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं, आप भी इसको ज्वाइन करिए। तो अब शुरू करते हैं प्रिपरेशन के बारे में बात। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल भी टेंशन में मत आइए, प्रेशर में मत आइए। आप बहुत तरह की कमियां फिगर आउट कर चुके होंगे अपने आप में कि ये सब कमियां हैं और इन सब कमियों के साथ मैं सीजीएल क्रैक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसके वजह से आप परेशान मत होइए। टाइम आपके पास है, हर तरह के कमियों के ऊपर काम करके आप उसको ठीक कर सकते हैं अगर आप एक प्रॉपर गाइडेंस में काम करें तो। इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं। सबसे पहला काम जो आपको करना है, जो कि मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, वो ये कि अभी आप 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2021 सीजीएल का एग्जाम हो चुका है, टियर 1 का 2020 सीजीएल का एग्जाम हो चुका है। इसके आप टियर 1 के पेपर्स डाउनलोड करिए, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आप अटेम्प्ट करिए उन पेपर्स को और देखिए कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं और आप में कमियां क्या हैं, कितना कम स्कोर कर रहे हैं, किन किन चीजों पे आप लैग कर रहे हैं। आपका मैथ्स वीक है कि इंग्लिश वीक है या रीजनिंग क्वेश्चन डील करने में आपको मुश्किल हो रही है, जीके का आपको आइडिया नहीं है। उन सारी कमियों को आप नोट करिए। कम से कम आपको 2 से 3 मॉक देने हैं, 1 मत दीजिएगा, 2 से 3 दीजिएगा, तभी जाके आप एनालाइज कर पाएंगे खुद को कि आप अभी कहां स्टैंड करते हैं। ये तो हो गया सेल्फ असेसमेंट कि आप कहां स्टैंड करते हैं, ये आपको पता चल गया। लेकिन सीजीएल क्रैक करने के लिए आपको कहां तक पहुंचना है ये आपको एनालिसिस से पता चलेगा। आप YouTube का सहारा ले सकते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि शिफ्ट वाइज कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उनका टफनेस लेवल क्या है, सबसे टफ शिफ्ट कौन है, सबसे इजी शिफ्ट कौन है, उसमें कितना मार्क्स अगर आप ला रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर सकेंगे। ये सब देख के आप जब एनालाइज करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि मेरा स्टेचर यहां है और मुझे तकरीबन यहां तक पहुंचना पड़ेगा अगर मुझे सिलेक्शन लेना है तो। लाइक आपने 80 मार्क्स मान लीजिए आपने रॉ स्कोर आपने स्कोर किया अपने मॉक में, लेकिन जब एनालिसिस आपने देखा तो उसमें देखा कि जिन लोगों ने कट ऑफ क्लियर किया है या जिन लोगों ने बहुत अच्छी जॉब ली है उनका जो स्कोर था वो मिनिमम 150 था उस पर्टिकुलर शिफ्ट में। तो आपको लगा कि नहीं मुझे 150 से बहुत ज्यादा ऊपर जाना है, तब आप वापस उस क्वेश्चन सेट को देखिए कि कहां कहां पे मैं अपना मार्क्स इंप्रूव कर सकता हूं, कहां कहां कमियां रह गई जिसकी वजह से मार्क्स कम रह गए। तो सारी कमियों को कलेक्ट कीजिए, देखिए कि इन चीजों पर काम करके मैं अपना स्कोर बढ़ा सकता हूं और मैं उस विंडो तक पहुंच सकता हूं जिस विंडो तक पहुंचना जरूरी है एक अच्छी सी जॉब लेने के लिए। मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी आप 200 में से 200 का टारगेट लेके चलिए, क्योंकि ये चीज आप एक तो पहुंच नहीं पाएंगे, यहां तक काफी रेयर है, काफी मुश्किल है, ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। और अगर आपने ऐसा कुछ बना लिया मन में कि सारे के सारे कुछ मुझे करने ही करना है तो और अगर आप नहीं कर पाओगे इस चीज को कंटिन्यूअसली तो आपको फ्रस्ट्रेट भी करती है, डिप्रेस भी करती है। इसलिए टारगेट उतना ही रखो जो कि अचीवेबल हो, ज्यादा इजी नहीं हो, ज्यादा मुश्किल भी नहीं हो,
वहां तक आप पहुंच के आप सेफ जोन में चले जाएं, वही आपका टारगेट होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप शुरू में सिलेबस वगैरह आप जब एनालाइज कर रहे हो, कट ऑफ एनालाइज कर रहे हो, देख रहे हो कि क्या टफनेस लेवल है, उन सब के दौरान अगर आपको ऐसा फील होता है कि ये सब्जेक्ट मेरा पर्टिकुलर वीक है, इसमें मुझे हेल्प की जरूरत है, असिस्टेंस की जरूरत है, मैं शायद अकेले नहीं कर पाऊंगा, तो एएसएपी आप किसी न किसी एजुकेटर का कोर्स ले लीजिए। किसका लीजिए ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड क्वेश्चन नहीं है, जिसका भी आपको पसंद हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसका ले सकते हैं, लेकिन तुरंत लीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो देर मत कीजिए। अगर आप देर करोगे, सोचते सोचते अगर आप 2-3 महीने निकाल दोगे तो फिर आपका टाइम ही वेस्ट होगा। जितना जल्दी आप लोगे उतना ज्यादा आप फायदा गेन कर सकते हो। इसलिए एजुकेटर, बहुत लोग कहते हैं कि एजुकेटर की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ना तो एजुकेटर को चुन लीजिए, क्योंकि एजुकेटर आपका बहुत ज्यादा टाइम बचा भी देता है। बहुत सारा स्टडी मटेरियल, रिलेवेंट चीज, क्वेश्चंस वगैरह आपको कंपाइल करके देता है, जो कि अगर आप खुद से करना चाहोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। वो शायद आप खुद से सही से कर भी ना पाओ। कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, कि एसएससी किस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहा है आजकल, ये सब आपको एक एजुकेटर बताता है। आप खुद उतना ज्यादा एनालिसिस कर लोगे, शायद लोग कर भी लेते हैं, लेकिन अगर एक नॉमिनल फीस पे कोई एजुकेटर हमें बता दे रहा है तो उसी से समझ लेने में क्या दिक्कत है। इसलिए एजुकेटर को ज्वाइन करना आज के वक्त में कोई बुराई नहीं है। जब आप प्रिपरेशन शुरू करोगे ना तो सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आसान लगेगा। यार ये तो मैं कर ही सकता हूँ, ये इतना मुश्किल तो नहीं जितना मैंने सोचा था। शुरू में आप ज्यादा पढ़ोगे, ज्यादा याद भी आपको आप करोगे, ज्यादा याद रहेगा भी, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जैसे टाइम बीतता जाता है ना, शुद्ध 5 दिन बीते, 10 दिन बीता, 15 दिन बीता, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, आपकी इंथुजियाज्म और इंटेंसिटी का जो लेवल है वो नीचे जाता जाता है टाइम के साथ। और यहीं पे दोस्तों आप खुद को डिफरेंशिएट कर सकते हो, यहीं पे आपके पास मौका होता है, क्योंकि सबका जो एनर्जी लेवल होता है वो नीचे जाता है। लेकिन अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो तो आपको अपना एनर्जी और एंथुसियाज्म लेवल मेंटेन करना होता है। आप कोई क्लासेस वगैरह भी ज्वाइन करते होगे, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, वहां भी आप देखते होगे कि अगर फर्स्ट क्लास है तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं, काफी सारे बच्चे लाइव जुड़े हुए होते हैं, बट उसी में अगर 5-7 क्लास बाद की क्लासेस आप देखो सेम एजुकेटर की, तो उसमें ऑलमोस्ट 50%, 40%, 60% स्टूडेंट्स हो जाते हैं। तो वो यही कि टॉपर्स जो होते हैं वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, लेकिन सब लोग नहीं कर पाते। टॉपर्स की एक खास बात और होती है कि काफी कम टाइम में वो काफी ज्यादा प्रिपरेशन कर लेते हैं। लोग वंडर करते हैं यार 4 महीने 5 महीने में कैसे उसने इतनी अच्छी तैयारी कर ली कि वो टॉपर बन गया। तो 4-5 महीने जितनी भी देर उसने तैयारी की दोस्तों, तो उसने फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की, पूरे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की, इंथुजियाज्म और इंटेंसिटी लेवल का जो था वो कांस्टेंट था उनका। एंड कंटिन्यूटी इज सबसे ज्यादा जरूरी है, ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर एग्जाम में। हालांकि जब एग्जाम पास आता है तो डेफिनेटली हम लोग कोशिश करते हैं, किक मारते हैं, यार चलो भाई कुछ अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, एग्जाम अच्छा जाएगा तो नौकरी लग जाएगी। लेकिन जो मेहनत आप अभी कर रहे हो दोस्तों, टॉपर्स कई सारे लोग वो मेहनत पिछले कई महीनों से करते हुए आ रहे हैं। तो बस वही है कि अगर आपको अलग बनना है तो आपको अभी से ही एफर्ट करना होगा, आपको वो सारे इंस्टिंक्ट्स त्यागने होंगे जो कि एक कॉमन आदमी दिखाता है। सिलेबस की अगर बात करें दोस्तों, तो अगर आप जीके के मायाजाल में नहीं फंसते हो ना, तो एसएससी का सिलेबस काफी छोटा सिलेबस है। अब मैं मायाजाल यहां पे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अकेले अगर मैं जीके के सिलेबस की बात करूं तो उसका सिलेबस बाकी तीनों सब्जेक्ट्स के सिलेबस से ऑलमोस्ट 3 गुना या 4 गुना है। तो अगर आप जीके से बहुत ज्यादा प्यार करोगे, अगर आपने ऐसा कुछ ईगो सेट कर लिया कि जीके में बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो फिर आपकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कभी भी आपको सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं। हमारा ना एक माइंडसेट ही बन गया है कि जब भी कोई क्वेश्चन पेपर हम लोग देखते हैं तो उसमें से 100 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में हम लोग सोचते हैं। जीके जो है सिर्फ टियर 1 में आता है, वो भी सिर्फ 50 मार्क्स का। टोटल एसएससी का एग्जाम 700 मार्क्स का होता है, उसमें सिर्फ 50 मार्क्स का जीके आ रहा होता है। लेकिन उसके लिए हम लोग इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इतना ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि उसके लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं, दिन रात पढ़ते रहते हैं। जीके है कि जीके में इंप्रूव कर लेते हैं, बाकी समय तो ठीक ठाक है, जीके नहीं आ रहा है मार्क्स, इसमें से 10 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 15 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, मुझे कम से कम 25 में से 20 प्लस सही करना है। ये टारगेट ही रॉन्ग है। 20-25 का टारगेट आप मत सेट करो। अगर आप 15 क्वेश्चन कर रहे हो ना जीके में सही, इट इज मच मोर देन सफिशिएंट। आप इस बात को मान लो। आप 15-20 तक का ही टारगेट रखो, वही बहुत हो गया। अगर 15 प्लस आप कॉन्स्टेंटली अगर सही कर रहे हो ना मॉक में, ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और अगर आप जीके में मेहनत करना ही चाहते हो तो एक बात मैं आपको बताता हूं कि मेक श्योर करना कि अगर आप जीके में एक्स्ट्रा एफर्ट करने की तरफ इंक्लाइंड हो कि मैं चाहता हूं कि जीके में पढ़ूं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन सही करूं उसमें, तो मेक श्योर करना कि बाकी जो 150 नंबर बचे टियर 1 में, मैथ्स, जीके, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग,
इस तीनों में मिनिमम आपका 120 प्लस मार्क्स होना ही चाहिए रॉ एवरेज मॉक्स में, तभी आप जीके की तरफ एक्स्ट्रा एफर्ट करना। उससे कम में अगर आपने एक्स्ट्रा एफर्ट करना शुरू किया जीके की तरफ तो आपका ओवरऑल मार्क्स कम हो जाएगा। जीके में शायद आप 2, 4, 5 मार्क्स ऊपर ले भी आओगे, लेकिन बाकी आपका ओवरऑल मार्क्स 10, 15, 20 मार्क्स से घट जाएगा। तो ये डिसाइड आपको करना है कि जीके के मायाजाल, इसमें मैंने जीके के मायाजाल, यहां मायाजाल वर्ड का इस्तेमाल किया कि इसमें आपको फंसना नहीं है, इसमें आपको उसी तरीके से पढ़ना है और वही पढ़ना है जो कि आपको एग्जाम पास कराने में हेल्प करे। हमें विद्वान नहीं बनना है ना, हमें जीके पूरा सब कुछ जनरल नॉलेज जितना होता है सब कुछ हमें पता होने की जरूरत नहीं है, हमें एग्जाम पास करना है जिससे कि हमें अच्छी जॉब मिले। और इसीलिए जीके के साथ टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जीके के बारे में स्पेशल लोग बात करेंगे तो मैं बताऊंगा वहां पे कि आपको जीके किस तरीके से पढ़ना है। प्रिपरेशन जब आप करते रहेंगे, अभी आप शुरुआत करेंगे लर्निंग से, काफी नई चीजें आप सीख रहे होंगे, एक्साइटिंग लगेगा, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि लर्निंग के साथ साथ प्रैक्टिस का होना जरूरी है। ऐसा मत कीजिएगा, गलती से भी ये गलती मत कर दीजिएगा कि आपने ये सोचा कि ये काम कर लेते हैं, सिलेबस पहले पूरा खत्म कर लेते हैं फिर प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एक चैप्टर आपके खत्म हो गया, उसके सारे पीवाईक्यू आप सॉल्व कर दीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो दूसरा का सारा पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, फिर पहला का भी रिवाइज कीजिए, फिर तीसरा कंप्लीट हो गया तो पहला, दूसरा, तीनों का आपको रिवाइज करना होता है। तो टाइम के साथ साथ आपका लोड बढ़ते जाता है, जो बोर्डिंग पढ़ाई होती है वो भी बढ़ती जाती है। बट अगर उस बोर्डिंग पढ़ाई को देख के आप बोर होकर उसको छोड़ दोगे तो फिर आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। काफी सारे लोग हैं जो कि इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं और वही लोग बनते हैं टॉपर। आजकल ऑनलाइन क्लास करने का ट्रेंड है, काफी सारे आपके फेवरेट ऑनलाइन एजुकेटर्स होंगे जिनसे आप पढ़ते होंगे, पढ़ना चाहते होंगे या फ्यूचर में पढ़ेंगे, तो उनके क्लासेस काफी ज्यादा होते हैं, मतलब दिन में 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक क्लासेस होते हैं। और उसको उनके वीडियोस देख के आप सोच लेते हो कि चलो भाई बहुत पढ़ाई हो गया, बहुत अच्छे से पढ़ लिए। ये गलती मत करिएगा, ये मत सोचिएगा। हजारों हजार लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस सारे पर्टिकुलर एजुकेटर के, लेकिन सिलेक्शन कुछ सैकड़ों का ही होता है। रीजन ये कि एजुकेटर का वीडियो देखना तो जरूरी है। अगर आप सीखना चाहते हो, सिलेबस कवर करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, तो सीखना तो जरूरी है, लेकिन साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो मेरा सजेशन ये है कि जितना देर भी आप ऑनलाइन क्लास करते हो, ऑलमोस्ट उतना ही देर आप सेल्फ स्टडी भी करो, प्रैक्टिस भी करो साइमल्टेनियसली। जो चीज पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो साइमल्टेनियसली। ऐसा मत करना कि अगले 3 हफ्ते मैंने टारगेट बनाया भैया कि मैं सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस करूंगा, सारा सिलेबस खत्म कर लेता हूं, तब फिर वापस आऊंगा। नहीं, साथ साथ में लेके चलना है। सिलेबस खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑनेस्टली अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो 2 से 3 महीने में एसएससी का सिलेबस आराम से खत्म हो सकता है, चाहे मैथ्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे रीजनिंग का हो, काफी हद तक जीके का भी हो। तो सिलेबस खत्म करना आपका मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना है साइमल्टेनियसली। हाँ, ये चीज जो है जो ऑनलाइन एजुकेटर और प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली करने की शुरुआत जब आप करोगे, जब आप लर्निंग फेज में हो कंप्लीटली, तो ये रेशियो थोड़ा सा ज्यादा होगा। मतलब वीडियोस आप ज्यादा देखोगे एजुकेटर्स की, प्रैक्टिस कम करोगे। ये थोड़ा ऑब्वियस है क्योंकि शुरू में आपको कुछ पता नहीं होता, आप आइडिया लेना चाहते हो, तो उस टाइम ये काफी नॉर्मल है। बट जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे अपनी प्रिपरेशन में, वैसे वैसे एजुकेटर की वीडियोस कम और प्रैक्टिस का लेंथ ज्यादा होना चाहिए। दिस इज नॉर्मल। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको यहाँ पे काम करने की जरूरत है। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप शॉर्ट टारगेट बेस्ड गोल सेट करना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने प्लान किया कि इस हफ्ते के एंड तक, यानी कि अगले संडे तक, मुझे मैथ्स में ये 2 चैप्टर, इंग्लिश में ये 3 चैप्टर, रीजनिंग में ये 8 या 10 सेट्स मुझे प्रैक्टिस कर लेने हैं। इस तरह के टारगेट अगर आप सेट करते हो तो आपका तो जो एक्साइटमेंट लेवल है ना वो बना रहता है, आप बोर नहीं होते हो। एक टारगेट अगर आपके मन में होता है तो फिर उसके लिए आप एक्साइटेड होते ही हो। ये एक सब कॉन्शियस स्ट्रेटजी है। इस तरीके से आप सिलेबस में आके बढ़ते जाओगे, सिलेबस को धीरे धीरे खत्म करते जाओगे। 50% सिलेबस जब आपको लगेगी मेरा तकरीबन 50% सिलेबस खत्म हो रहा है अब, तभी से आप मॉक टेस्ट देना चालू कर देना। काफी लोगों को शायद ये चीज इनसेंसिबल लगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर आप 50% सिलेबस खत्म करके ही मॉक दोगे तो ऑब्वियसली मार्क्स आपके कम आएंगे। जब मार्क्स कम आएंगे और आप पढ़ाई कर रहे हो फ्लो में, तो आपके अंदर ना एक डेस्परेशन आ जाएगा मार्क्स बढ़ाने का, और उस डेस्परेशन में आप बाकी का जो बचा हुआ सिलेबस है वो काफी तेजी से कंप्लीट करोगे, जो कि जरूरी है। एसएससी का सिलेबस दोस्तों ऐसा है जो कि बिल्कुल भी डीप नहीं है। यहां आपको सुपरफिशियल ही पढ़ना होता है, लेकिन सेम सिलेबस को कई बार पढ़ना आपके लिए बेनिफिशियल है, ये रिकमेंड किया जाता है। तो उस डेस्परेशन में आपकी रफ्तार काफी तेज हो जाएगी सिलेबस को कवर करने की, और जो कि जरूरी है एसएससी के लिए। इसीलिए बीच सिलेबस के दौरान ही आपको मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है। इस बात पे आपको ध्यान नहीं देना
है कि मार्क्स कितने आ रहे हैं, उस पर बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है। मार्क्स जितने भी आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, कौन से क्वेश्चन गलत हुए कौन से सही हुए उसका एनालिसिस आपको करना है मॉक्स का। लेकिन याद रखिएगा कि मॉक्स आपको बीच में ही देना शुरू करना है, सिलेबस खत्म होने का इंतजार नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर मैं बताऊं प्रिपरेशन का तो वो है रिवीजन। एसएससी सीजीएल की मैं बात कर रहा हूं कि रिवीजन करने का अगर आपको टेंडेंसी नहीं है ना, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। याद रखना इस चीज को, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इसमें क्या है कि सिलेबस काफी बोरिंग है एसएससी का। अगर आपने एक से दो बार पढ़ लिया तो फिर आपको काफी ज्यादा बोरिंग लगने लगता है, और उसके बाद भी सिलेबस रिवीजन करना बार बार ये मामूली चीज नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता है। डेफिनेटली काफी बोरिंग होता है, सबको बोरिंग लगता है, लेकिन आपको करना है रिवीजन कंटिन्यूअसली। और एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप काफी रिवीजन करते हो, काफी पढ़ाई करते हो, सिलेबस को आपने मल्टीपल टाइम्स कवर भी किया है, लेकिन फिर भी अगर आप बोर नहीं हो रहे हो ना, तो आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, मतलब कि आप पक्के तौर पे कुछ ऐसे रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हो जो कि आपको एसएससी के ट्रैक से मिसलीड कर रही है, कुछ ऐसे एजुकेटर को फॉलो कर रहे हो जो कि आपको कुछ ऐसा स्टडी मटेरियल दे रही है जो कि आपको थ्रिल तो कर रही है, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। तो हमेशा चेक करते रहना कि अगर मैं बोर हो रहा हूं तो मेरा प्रिपरेशन बिल्कुल सही डायरेक्शन में। रिवीजन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी भी उतनी ही जरूरी है जितनी की रिवीजन। लेकिन कंसिस्टेंसी के बारे में आपको बात बताना चाहूंगा कि 7-8 महीने आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो आपको कोशिश करना है कि 7-8 महीने के लिए आप थोड़ा सा जो आपकी जो रेगुलर लाइफ है उससे आप अलग हो जाओ थोड़ा सा, लेकिन कंप्लीटली आइसोलेट होने की जरूरत नहीं है। काफी लोग कहते हैं ऐसा कि बिल्कुल भी ब्रेक वगैरह मत लो, कंटिन्यूसली पढ़ो, मैंने पढ़ाई की थी आप लोग भी करो, अच्छी बात है, सही बात है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यह है कि फैमिली को, फ्रेंड्स को, जहां पे कई बार आपको होना जरूरी होता है वहां पे आप जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो एग्जाम है दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा इसको ओवर हाइप कर देते हैं, इसको हम लोग अपनी जिंदगी बना लेते हैं, जबकि है ये सिर्फ एक एग्जाम ही। हमारी जिंदगी में काफी कुछ चेंज हो जाएगा शायद एग्जाम को क्लियर होने से, लेकिन है एक एग्जाम ही। अब इस एग्जाम के लिए अगर हम लोग फैमिली फ्रेंड से बिल्कुल भी आइसोलेट हो जाएं तो ये सही नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। तो बिल्कुल आइसोलेट होने में नहीं कह रहा हूं, थोड़ा सा अलग हो जाओ, लेकिन जब भी आपको जरूरी है जाना, उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना, आपका वहां होना जरूरी है, तो वहां पे आप डेफिनेटली जाओ। 1-2 दिन का गैप होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उससे आपका माइंड फ्रेश ही होता है। बहुत लोग फ्रस्ट्रेशन में नहीं मिलते हैं कि यार लोग मिलेंगे, पूछेंगे क्या कर रहे हो, फिर गुस्सा आता है। क्या ज्यादा क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसका आंसर दो, थोड़ा सा एंजॉय करो उस चीज को, उससे आपका मोटिवेशन बढ़ता है कि यार अब तो करना है, यार अब तो काफी लोग पूछ रहे हैं, अब तो करके दिखाना है। ऐसे अकेले आप आइसोलेशन में रहोगे तो वहां पे आप सुस्त पड़ जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, आपको पढ़ने का ही मन नहीं करेगा। लेकिन इस तरीके से ट्रांजिशन अगर आप अपने अंदर लेके आते हो बीच बीच में, तो आपका जो मोटिवेशन है वो बहुत हाई रहता है। इससे आपकी माइंड की फ्रेशनेस भी बढ़ती है और आपका जो लर्निंग एफिशिएंसी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब दोस्तों आखिर में आपको बताना चाहूंगा कि इन सब चीजों के बावजूद एट टाइम्स आपको लगेगा प्रिपरेशन छोड़ दूं, मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, लग नहीं रहा कि सिलेक्शन हो पाएगा, कंपटीशन काफी ज्यादा है, अलग अलग रीजंस आपको हमेशा आपके दिमाग को एजिटेट करेंगे प्रिपरेशन को छोड़ने के लिए। लेकिन यही वो पॉइंट्स है दोस्तों, वही वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो कि एक वैसा एस्पायरेंट जो सिलेक्ट होता है और जो नहीं सिलेक्ट होता है और दोनों में डिफरेंस क्रिएट करता है, यही पॉइंट। इस पॉइंट पे अगर आपने खुद को संभाल लिया, स्टेबल रह गए, तो फिर आपके रास्ते, आगे का रास्ता आसान है। इस क्रिटिकल पॉइंट पे अगर आपने खुद को संभाल लिया तो, और यहां पे अगर आप आगे थोड़ा सा डेविएट हो गए तो फिर परेशानी बढ़ जाती है।